Yes, now everyday basis I'll be taking revision lectures और कौन से टॉपिक का रिवीजन होगा ना दैट आई विल ऑलवेज गिव इन एडवांस। मेरे टाइम टेबल में तुमको मिल ही जाएगा। और आज जो मैं रिवीजन लेने वाला हूँ दैट इज कंसोलिडेशन। आई एम स्टार्टिंग विद कंसोलिडेशन और मैं एक एक चैप्टर का नहीं लूंगा बिकॉज नाउ द सिलेबस इज डन। सो एक साथ दो दो तीन तीन चैप्टर का रिवीजन होना ही चाहिए, तभी तुमको टॉपिक्स तुम अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। आई हैव टेकन दिस मेज एग्जाम्स। मई 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेके आया हूँ मैं। मई 24 के क्वेश्चन पेपर में कंसोलिडेशन, लीज अकाउंटिंग, ईपीएस और अगर डिफर टैक्स मिल गया तो डिफर टैक्स भी, ये क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। कंसोलिडेशन का जो क्वेश्चन है, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन दिया तो था एग्जाम में। स्टूडेंट्स सबके हिसाब से सबका व्यू ये था कि ये वाला पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा उनके लिए। तो देख लेते अभी तुम्हारे प्रिपरेशन के सामने ये डिफिकल्ट है या नहीं है। द वे यू प्रिपेयर्ड ये रहा, आर्ट एंड क्राफ्ट, जहाँ तक मेरे को ध्यान में है यही कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम है। यस, तो सब लोग एक नया पेज ले लो, प्रॉपर बुक ही बनाना रिवीजन के लिए। आई एम राइटिंग हियर। मैं रिवीजन के लिए पहले जो लेटेस्ट पेपर है ना वहां से शुरू कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग विद लेटेस्ट पेपर। May 2024, May 2024 C Enter paper. And I'm starting with question number 5. I'm starting with question number 5. Consolidation, CFS, Consolidated Financial Statements। और ये एग्जाम में आया था 14 मार्क्स के लिए। CFS 14 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन था ये। चलो शुरू करेंगे। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ आर्ट क्राफ्ट लिमिटेड एज ऑन 31st March 24 गिवन बिलो। किसी ने ये वाला पेपर किया है क्या? Anyone, your chat box is open. Yes, anyone? किसी ने ट्राई किया ये वाला क्वेश्चन? काफी सारे क्वेश्चंस किए तुम लोग ने, किसी का भी कोई जवाब तो नहीं है मेरे को। ओके, चलो मैं शुरू करता हूँ फिर। आई डोंट थिंक एनीवन ट्राइड दिस क्वेश्चन, आर्ट एंड क्राफ्ट। देखो क्या दिया है। बैलेंस शीट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लिमिटेड ऑन 31st March 24 इज गिवन बिलो। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, अंडर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज क्या क्या दिया हुआ है? हाँ, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, आर्ट लिमिटेड, क्राफ्ट लिमिटेड, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 4,32,000, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश इक्विवेलेंट। नाउ अपने को डिटेल्स दे रखा है। शेयर कैपिटल में ये जो क्राफ्ट लिमिटेड है इसके पास 4 लाख शेयर्स है
और आर्ट लिमिटेड के पास 4 lakhs मतलब 4000 शेयर्स एंड आर्ट लिमिटेड इज 6500 शेयर्स ऑफ 100 each। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस है, बट ये तो बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर की है ना, तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस 31 मार्च 2024 का है, एंड ऑफ द ईयर का रिजर्व्स एंड सरप्लस है। ठीक है ना। करंटली ये जो फर्स्ट कंपनी है दैट इज होल्डिंग कंपनी, और ये सेकंड कंपनी सब्सिडरी है, तो 40,000 और 2,08,000 शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी 4,32,000। वो जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स था ना, वो इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स इन सब्सिडरी था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश बैलेंस। नव एडिशनल इंफॉर्मेशन बच्चों, इसमें टोटल 4 एडजस्टमेंट है। देर आर 4 एडजस्टमेंट्स। पहला एडजस्टमेंट नंबर 1, आर्ट लिमिटेड एक्वायर्ड 3,200। देखो 4,000 शेयर्स था क्राफ्ट लिमिटेड के पास। आर्ट लिमिटेड एक्वायर्ड 3,200 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ क्राफ्ट लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2023। अरे अपनी बैलेंस शीट तो 31 मार्च 24 की है, सो इसका मतलब है इन बिटवीन द ईयर, मिड ऑफ द ईयर उन्होंने शेयर्स एक्वायर किए। रिजर्व्स एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ क्राफ्ट लिमिटेड शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 एंड 58,700 रेस्पेक्टिवली। ये लो, मेरे पहले एडजस्टमेंट से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अपना एज यूजुअल जो सॉल्यूशन देने का तरीका है वो पैटर्न मैंने कभी ब्रेक ही नहीं किया है। सब लोग लिखेंगे नंबर 1। सबसे पहले नंबर 1, आर्ट लिमिटेड शेयर, होल्डिंग कंपनी शेयर, आर्ट लिमिटेड शेयर। आउट ऑफ 4,000 3,200 शेयर्स एक्वायर कर लिया। बच्चों तुम लोग मेरे को चैट बॉक्स में मेरे को आंसर भी आने चाहिए तुम्हारे पास से। हाँ, मैंने तुमको लैपटॉप की भी लिंक दी है, सो लैपटॉप के लिंक से तुम्हारे लिए टाइपिंग इजी रहता है। 3,200 अपॉन 4,000%, सो 4,000 शेयर्स में से 80% शेयर्स एक्वायर कर रखा है। हाउ 80% शेयर्स? 3,200 आउट ऑफ 4,000, आउट ऑफ 4,000 इंटू 100। सो इसका मतलब है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अगर ये 80% हो गया तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 20%। इफ दिस इज 80% देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 20%। नंबर टू, यहाँ पे हम लोग हमेशा डेट लाइन लिखते हैं 1 अप्रैल 2023, और हमको जो बैलेंस शीट दे रखी है वो 31 मार्च 24 की दे रखी है। मैं तुमको दिखा देता हूँ एक बार वापस से। 31 March 24, you can see this balance sheet. This balance sheet is on 31st March 2024. 31st March 24. So beginning of the year is 1st April. 1st April 23 is the beginning of the year. And date of acquisition क्या बोला हुआ है? जरा चेक करके बताओ मेरे को। चैट बॉक्स ओपन है। Date of acquisition, you can check here. Art Limited acquired 3,200 ordinary shares ऑफ क्राफ्ट लिमिटेड। कौन सा डेट दे रखा है? यस एवरीवन, ऑन 1 अक्टूबर 23। अपने को 1 अक्टूबर 23 दे रखा है, बराबर ना? 1 अक्टूबर 23, सो दैट मीन्स मिड ऑफ द ईयर। 1 अक्टूबर 23, दिस इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर, this is beginning, this is date of acquisition, एंड ये डेट को हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। ये डेट को। प्रॉफिट एंड लॉस, एक मिनट, उनके पास वैसे क्या क्या वो देखते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स देखो, एक तो जनरल रिजर्व्स है 40,000 का, और ये तो एंड ऑफ द ईयर है 40,000 और 2,08,000। यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट में देके रखा है
The reserves and surplus showed the reserves and surplus and profit and loss of Craft Limited showed a credit balance of 40,000 and 58,700 on 1st April 23. So 1st April 23 beginning of the year 1st April 23 beginning of the year general reserves है 40,000 and profit and loss बिगनिंग ऑफ द ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस है 58,700 58,700 ये लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 58,700 ये एडजस्टमेंट हो गया मेरा एडजस्टमेंट नंबर 1 इज डन बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 1 में हमने एक तो होल्डिंग कंपनी शेयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लिया और बिगनिंग ऑफ द ईयर का जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस लिख लिया ऐसा एडजस्टमेंट हमने बहुत बार किया है लेकिन इसके बाद एडजस्टमेंट 2 एडजस्टमेंट 3 एडजस्टमेंट 2 और 3 नहीं मैं फिर उसके बाद में पढ़ूंगा एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ूंगा क्राफ्ट लिमिटेड जो कि हमारी सब्सिडरी कंपनी है डिडक्ट्स 1% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स एज जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स मतलब एक आरडीडी क्रिएट किया हुआ है सब्सिडरी कंपनी ने एंड दिस पॉलिसी इज नॉट फॉलोड बाय आर्ट लिमिटेड ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और ये नया एडजस्टमेंट है जो आज तक मैंने किसी भी प्रॉब्लम में कवर नहीं किया ऐसे ही एडजस्टमेंट्स कवर करने के लिए तो ये लेक्चर्स ले रहा हूं मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कवर करने के लिए मैं लेक्चर ले रहा हूं कि कुछ ना कुछ नया अपने को मिले अब ये क्या है ना सब्सिडरी कंपनी डेटर्स पे 1% आरडीडी क्रिएट करती है ये उनकी पॉलिसी है लेकिन ऐसी कोई भी पॉलिसी होल्डिंग कंपनी फॉलो नहीं करते तो कंसोलिडेशन तो होल्डिंग कंपनी करेगा तो होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेशन करने के लिए है ना होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होनी चाहिए तो ये जो सब्सिडरी कंपनी 1% आरडीडी क्रिएट कर रहा है क्लियरली बोला है दिस पॉलिसी इज नॉट फॉलोड बाय होल्डिंग कंपनी अगर होल्डिंग कंपनी ये फॉलो नहीं कर रहा है तो सब्सिडरी कंपनी अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भले ही आरडीडी क्रिएट करे लेकिन कंसोलिडेशन पर्पस के लिए वो आरडीडी क्रिएट नहीं कर सकता है So consolidated financial statements should be prepared using uniform accounting policies, same accounting policies. और अगर सब्सिडरी कंपनी कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहा है जो होल्डिंग कंपनी फॉलो नहीं कर रहा है तो सब्सिडरी कंपनी कंसोलिडेशन के लिए फॉर कंसोलिडेशन पर्पस वो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो नहीं करेगा सो हम लोग क्या करेंगे बैलेंस शीट में जाएंगे बैलेंस शीट में देखो सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स में जाओ सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स होगा ये 1% माइनस करके है 1% माइनस करके 1,68,300 है तो अगर ये 1% माइनस करके 1,68,300 है तो हम लोग क्या करेंगे ना इसमें 1% एड बैक कर देंगे 1% माइनस करके 1,68,300 है एक काम करो यहाँ पे नंबर 2 ए लिख दो और यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखना नंबर बी लीव अ लाइन एंड राइट नंबर बी और यहाँ पे लिखोगे अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए मैं लिख रहा हूँ फॉर प्रिपेयरिंग consolidated financial statements CFS uniform accounting policies यूनिफॉर्म कॉपी करते जाना साथ में यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज must be followed uniform accounting policies must be followed by Art Limited and Crafts Limited full stop since holding company Art Limited
Art Limited do not follow do not follow do not follow do not follow policy of do not follow policy of creating provision for doubtful debts, provision for doubtful debts, for preparing CFS uniform accounting policies must be followed by Art Limited and Craft Limited. Since holding company Art Limited do not follow policy of creating provision for doubtful debts, the RDD created by the RDD created by subsidiary company Crafts Limited must be reversed. Must be reversed. सो उनका हम लोग आरडीडी है ना रिवर्स कर देंगे. और रिवर्स कैसे करेंगे? उनके बैलेंस शीट में उन्होंने डेटर्स को रिड्यूस कर रखा है, तो डेटर्स को फिर से इंक्रीज कर देंगे. सो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, उन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स को रिड्यूस कर दिया था ना. सो ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट. और जब भी एसेट बढ़ता है, अरे प्रोविजन पीएनएल से क्रिएट होता है. जब ये एसेट बढ़ेगा तो उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा पीएनएल पे. सो टू पीएनएल ऑफ क्राफ्ट लिमिटेड, टू पीएनएल ऑफ क्राफ्ट लिमिटेड. और ये 1,68,300 है, 1% माइनस करके, 1% माइनस करके, मतलब 100 में से 1 माइनस करके 99 की वैल्यू है. 1% माइनस करके 168,300 है. तो अभी अपने को फिर से इसको 100 बनाना है, फिर से इसको 100 बनाना है. सो 1,68,300 into 100 divided by 99. So it should be 1,70,000. 1,70,000. इसका मतलब है 1,700. 1,700 हमने रिवर्स किया है. तो अब इसका इफेक्ट क्या देने का? इसका इफेक्ट एकदम सिंपल है. तुम लोग बैलेंस शीट में ही चेंजेस कर दो. बैलेंस शीट में ही चेंजेस कर दो. ये कॉपी कर लिया क्या सब लोग ने? सब लोग ये कॉपी कर लिया क्या पहले? हाँ, मैंने एंट्री बना के पहले ऊपर एक छोटी सी मैंने तो छोटा सा नोट दे दिया है, और नोट के नीचे तुमको एंट्री बना के दे दी है. बिलो नोट आई हैव गिवन द जर्नल एंट्री. हाँ, नोट के नीचे मैंने जर्नल एंट्री दे दी है तुम लोगों को. ठीक है ना? यस, व्हाट हैपेंड रिया? वो हैंड रेज मत करो. तुमको चैट करना है तो चैट बॉक्स करो. हैंड रेज करोगे ना तो फिर वो माइक ओपन हो जाता है. ठीक है? सो डोंट रेज योर हैंड. वो हैंड रेज माइक ओपन करने के लिए. चलो, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल. अभी इसको मैं क्या करूंगा ना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं बैलेंस शीट में ही चेंजेस कर दूंगा. बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स में प्लस 1,700 प्लस 1,700, तो ये हो गया 1,70,000. और इसके प्रॉफिट एंड लॉस को भी, इसका प्रॉफिट एंड लॉस किधर है? प्रॉफिट एंड लॉस इधर है, देखो 2,08,000 है ना. इसके साथ भी 1,700 ऐड कर देंगे. सो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस इंक्रीज हो गया. बैलेंस शीट में हमने नेसेसरी चेंजेस कर दिया. बस बेस्ट तरीका यही है, अपना सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका यही है. ठीक है ना? सो अभी मैं लिख देता हूँ 40,000 तो जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट में, और 2,09,700 ये लो.
ये एडजस्टमेंट को मैं क्रॉस कर रहा हूं, मतलब इसका इफेक्ट हो गया, इसका इफेक्ट मैंने दे दिया। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 40,000, एंड ऑफ द ईयर में भी 40 है। इसका मतलब है जनरल रिजर्व्स में देयर इज नो चेंजेस, जनरल रिजर्व्स 40,000 ही है। सो देयर इज नो चेंजेस इन जनरल रिजर्व्स। और ये हो गया है 2,09,700, 2,08,000 था, 2,08,000 था। उसके साथ 1,700 हमने ट्रेड रिसीवेबल्स में ऐड किया और यहाँ पे ऐड कर दिया, नलिफाई कर दिया। जो उन्होंने आरडीडी क्रिएट किया था उसको रिवर्स कर दिया। तो अभी डिफरेंस क्या आ जाता है, 58,700, 58,700 माइनस 2,09,700, 2,09,700, दैट गिव्स यू क्या है, 2,08,000 प्लस 1,700 और 2,09,700 हो गया, माइनस 58,700, माइनस 58,700, 1,51,000। और ये बिटवीन द ईयर है और अपना डेट ऑफ एक्विजिशन, अरे डेट ऑफ एक्विजिशन 6 मंथ्स है ना, 6 मंथ्स प्री एक्विजिशन एंड 6 मंथ्स पोस्ट एक्विजिशन, तो सीधा डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो 75,500 प्लस 75,500 प्री पीरियड में और 75,500 इन पोस्ट पीरियड। On the date of acquisition 58,700 plus 75,500, that comes to 1,34,200, 1,34,200। हाँ 1,34,200। ये लो, ये एक एडजस्टमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमने कवर किया है कि दोनों दोनों कंपनी की यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए और एक्चुअली सब्सिडरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी की पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए। होल्डिंग कंपनी ने आरडीडी क्रिएट नहीं किया था, सब्सिडरी कंपनी की पॉलिसी थी आरडीडी क्रिएट करने की, तो सब्सिडरी कंपनी को वो पॉलिसी रिवर्स करनी पड़ेगी। एक और एडजस्टमेंट है इंपॉर्टेंट, पर ये एडजस्टमेंट हमने पहले कर रखा है। क्या हमने पहले किया हुआ है, द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लिमिटेड stood at 2,50,000 at the beginning of the year and was considered worth 2,20,000 on the date of acquisition। डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन ये 2,20,000 का हो गया 1 अक्टूबर के दिन। द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 10% पर एनम ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ एंड द रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। बच्चों 2,50,000 अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर था और 10% डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, तो 2,50,000 का 10% का मतलब है 25,000 माइनस हो गया। तो तुम देखो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कितना है, विल चेक इन बैलेंस शीट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका ब्रेकअप दिया हुआ है ना इधर, ये रहा 2,25,000। सो देख लो 250 में से माइनस 10%, 2,25,000 मतलब ऑलरेडी पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। बट हम लोग ने ऐसा एडजस्टमेंट पहले किया हुआ है। लिखोगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ऐसा एडजस्टमेंट पहले किया हुआ है हम लोग ने। बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 23, एज ऑन 1 अप्रैल 23 बोला है 2,50,000, डेप्रिसिएशन के पहले वैल्यू है 2,50,000, लेकिन 1 अक्टूबर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मेरे को नहीं लगता किसी को भी कोई तकलीफ होगी। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 2,50,000, 6 महीने का डेप्रिसिएशन का मतलब है 5% हो गया ना, पूरे साल का 10% है तो 6 महीने का 5%, दैट कम्स टू 12,500, 12,500। सो 2,50,000 का 12,500 निकाल दिया तो 2,37,500 है। हाँ दिस इज बुक वैल्यू एज ऑन, बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर
23, लेकिन इन्होंने क्या बोला हुआ है? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, on the date of acquisition 1st April it was plant and machinery which stood at 2 lakh 50 on 1st April 23 was considered 2 lakh 20 on the date of acquisition. So on the date of acquisition 2 lakh 20 का मतलब हो गया 17,500 का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, माइनस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, वैल्यू रिड्यूस हो गई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर 17,500 रिड्यूस कर देंगे तो ये हो गया 2,20,000। ये लो बुक वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 23। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे 30 सितंबर लिख दो, मेक दिस एज 30 सितंबर 23 और उसके एक दिन के बाद 1 अक्टूबर 23 को 2,20,000। लेकिन अब और 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा और हम लोग ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। अरे हम लोग तो 12,500 हम तो 6 महीने का 12,500 देख लो ना, 12,500 25,000 माइनस कर चुके हैं, 25,000 माइनस करके इसीलिए तो 225 आ रहा है। तो हम लोग तो 12,500 माइनस कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अभी क्या है ना, अब डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड अमाउंट पे आएगा। सो जो डेप्रिसिएशन आएगा ना वो ये 2,20,000 का 5% आएगा, अगले 6 महीने का 5%। सो 2,20,000 इंटू 5% ऑफ दिस कम्स टू 11,000। तो अब डेप्रिसिएशन 11,000 होना चाहिए। तो इसका मतलब है हम लोग जो 12,500 चार्ज कर चुके हैं, ज्यादा चार्ज किया था, तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में 1,500 का डेप्रिसिएशन रिवर्सल होगा, रिवर्सल प्लस रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। ये सारे एडजस्टमेंट्स तुमने किए हुए हैं। जो नया एडजस्टमेंट था ना वो मैंने करा दिया, वो खाली पॉलिसी वाला था। हाँ, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन रिवर्सल करेंगे, पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट बढ़ेगा इससे। सो 2,20,000 में से 11,000 माइनस कर दो, सो 2,09,000 ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा। 2,09,000 दिस विल बी शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में यहां से लेना मशीनरी, सो दिस विल गो टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, consolidated balance sheet as on 31st March 2024, as on 31st March 2024। अरे ये अपने लिए नया एडजस्टमेंट नहीं है, ये एडजस्टमेंट हमने किया हुआ है पहले, और तुम लोगों को मैंने कंसोलिडेशन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेशन दिया हुआ है, तो मेरे को नहीं लगता किसी को भी तकलीफ है। क्या एक बार ये रेडी हो गया ना तो अभी मैं शुरू कर सकता हूं मेरे एंट्रीज का काम। देख लो, एक बीच में एडजस्टमेंट नंबर बी एक्स्ट्रा आ गया था। चलो अभी हम लोग एंट्रीज फॉर कंसोलिडेशन पास करेंगे। लिखो सब लोग, दिस इज पार्ट 3। पार्ट 3 एंट्रीज फॉर कंसोलिडेशन। हाँ, एंट्रीज फॉर कंसोलिडेशन। एंट्रीज फॉर कंसोलिडेशन पहले 1 अक्टूबर 23 on date of acquisition for acquiring control
on date of acquisition for acquiring control, net assets account debit to, हम लोग पहले कैश बैंक लिखते हैं ना, पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख दो और फिर कैश बैंक। ये मैं खाली ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैश बैंक फर्स्ट, मैं पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख रहा हूँ। अजय कैश बैंक यहां से मिल जाएगा, देख लो। इन्वेस्टमेंट्स इन क्राफ्ट लिमिटेड 4,32,000, it's given here. So to cash bank is 4,32,000. नेट एसेट्स के लिए शेयर कैपिटल ले लो क्राफ्ट लिमिटेड का, क्योंकि शेयर कैपिटल तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर सेम ही था, 4 lakhs. शेयर कैपिटल इज 4 lakhs. फिर ऊपर जाओ, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जनरल रिजर्व्स 40, 1,34,200 का पीएनएल। जनरल रिजर्व्स 40,000 प्लस 134,200 पीएनएल। और ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था ना 1 अक्टूबर को, ये भी क्रॉस कर दो, माइनस 17,500, माइनस 17,500। 4 lakh प्लस 40,000 प्लस 134,200 माइनस 17,500। बच्चों मेरे को आता है 5,56,700, 5,56,700। तुम लोगों को भी आ रहा है क्या? 5,56,700। जिन जिन के पास लैपटॉप डेस्कटॉप है, मैंने लिंक दे रखी है, बेटर उस पर करो ताकि तुम प्रॉपर चैट कर पाओ। मोबाइल से चैट ज्यादा नहीं कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि जब चैटिंग करना चालू करोगे तो वो पोर्ट्रेट फॉर्म मोड में आ जाता है। 5,56,700, 5,56,700। ये 5,56,700 का माइनॉरिटी का शेयर है 20%। 5,56,700 इंटू 20% गिव्स यू 1,11,340, 1,11,340 प्लस 4,32,000। सो टोटल हो गया 543,340। अभी भी क्रेडिट कमी है, माइनस 556,700। सो क्रेडिट शॉर्ट है, एंड 13,360 क्रेडिट शॉर्ट है। क्रेडिट शॉर्ट का मतलब आ गया कैपिटल रिजर्व्स टू कैपिटल रिजर्व्स 13,360 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। पहली एंट्री बन गई। हाँ, पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट। अरे एक एडजस्टमेंट और बाकी है, ये एडजस्टमेंट से तो मैंने डील कर लिया है। ये जो एडजस्टमेंट है ना किस चीज का है देख लो। 31 मार्च एंड ऑफ द ईयर, subsidiary Craft Limited's inventory includes goods which had been purchased from holding company at 1,03,500, which made a profit of 15% on cost price। ये यूआरपी का है, तो यूआरपी का तो वैसे भी पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट ही होता है। चलो 1 अक्टूबर की पहली एंट्री बन गई। अभी मैं सीधा पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट करूंगा एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 24। पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स 14 मार्क्स का कितना सिंपल क्वेश्चन है। पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स, हाँ पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले तो अपना प्रॉफिट, लेकिन क्या है ना, प्रॉफिट में ये 75,500 है, लेकिन रिवर्सल ऑफ जो डेप्रीसिएशन है ना, जो डेप्रीसिएशन रिवर्स हुआ है वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन अब मैं यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ, ये 75,500 देख लो। मैंने 75,500 पहले, ये 17,500 का इफेक्ट दे दिया मैंने। अब ये 1,500 पोस्ट एक्विजिशन
एडजस्टमेंट्स, पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट्स में फर्स्ट एंट्री नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट, नेट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। पोस्ट का प्रॉफिट है 75,500, ये इसके साथ रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन ऐड कर दो पोस्ट पीरियड में, 75,500 प्लस 1,500 प्लस 1,500, सो दैट गिव्स अस 77,000। और दूसरी एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल ऑफ आर्ट लिमिटेड, दैट इज होल्डिंग कंपनी, एंड टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये प्रॉफिट का 80% होल्डिंग कंपनी को मिल जाएगा और 20% मिल जाएगा माइनॉरिटी को। अरे ये मेरे को नहीं लगता किसी को भी अभी कुछ डिफिकल्ट लग रहा होगा। एग्जाम में 14 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। जब मेरे साथ करोगे ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आज हमने एक नया एडजस्टमेंट किया अकाउंटिंग पॉलिसी का, जिसमें मैंने तुमको नोट भी दिया हुआ कि अकाउंटिंग पॉलिसी दोनों कंपनी की सेम होनी चाहिए। और ये होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए नहीं, ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट्स के लिए भी एप्लीकेबल है ये पॉइंट। तो 77,000 हाँ 77,000 का 80%, 77,000 इंटू 80% गिव्स यू 61,600। ये जाएगा होल्डिंग को, एंड माइनस 77,000, 15,400, 15,400 विल गिव गो टू माइनॉरिटी। हाँ ये माइनॉरिटी को चला गया, ठीक है ना। बस अब एक लास्ट यूआरपी का एडजस्टमेंट है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट में ही। ये तो पोस्ट प्रॉफिट था, ये पोस्ट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट था। और अब यूआरपी का 31 मार्च को ही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और तुम देखो सब्सिडरी कंपनी के स्टॉक में ना होल्डिंग कंपनी ने बेचा हुआ गुड्स है, तो ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन है, डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में सबको मालूम है होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट कमाता है। और अगर होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट कमाता है तो होल्डिंग कंपनी अपना प्रॉफिट रिड्यूस करेगा, यहाँ पे माइनॉरिटी का कोई झमेला ही नहीं है। सो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ होल्डिंग कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आर्ट्स लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आर्ट्स लिमिटेड टू स्टॉक ऑफ क्राफ्ट्स लिमिटेड, स्टॉक ऑफ क्राफ्ट्स लिमिटेड। और कितना प्रॉफिट है वो लिख लेते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, cost plus profit is equal to selling price. You can see at 31st March 24 Craft Limited's inventory includes goods. Craft Limited ने परचेज किया था आर्ट्स लिमिटेड से फॉर 1,03,500 which has 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। अरे ये इनके स्टॉक में अभी भी पड़ा हुआ है, स्टॉक इंक्लूड्स मतलब ये अनसोल्ड स्टॉक है। यूआरपी तभी आता है ना जब स्टॉक अनसोल्ड हो। क्राफ्ट लिमिटेड्स इन्वेंट्री इंक्लूड्स, सो कॉस्ट प्लस 15% ऑन कॉस्ट। अगर 15% ऑन कॉस्ट बोला हुआ है तो 100 प्लस 15 इज इक्वल टू 115। और ये गुड्स उन्होंने बेचा था 1,03,500 में, तो उन्होंने बेचा था तो उनकी तो सेलिंग प्राइस ही है ये। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो इसमें से 1,03,500 इंटू 15 डिवाइड बाय 115, ये लो 13,500, 13,500 minus 1,03,500 gives you 90,000। सो जो यूआरपी है वो 13,500 है,
13,500 का यूआरपी है। ये लो, ये लास्ट एडजस्टमेंट है बस। अब जर्नल एंट्रीज और होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट को देख के अपने को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लेनी है। 13,500 बच्चों 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स। बस जो जो चीजों को कैंसिल करना मैं कर देता हूं। एक तो ये नेट एसेट्स कैंसिल हो जाएगा। नेट एसेट्स के बाद में ये ला, ये नेट एसेट्स और ये पीएनएल क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो जाएगा बस। बाकी होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट के साथ इनको सबको मर्ज कर देते हैं। काम कंप्लीट। जो नया पॉइंट था वो ये वाला था। नया पॉइंट था ये वाला, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। बस नया पॉइंट यही था। मेरे लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जो जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ ना, प्लीज वो प्रैक्टिस कर लो एक बार। वो प्रैक्टिस कर लेना चाहिए तो तुम्हारा वो थरो हो जाएगा। बाद में थोड़ी और अलग से टाइम निकालोगे। बस एक लाइन छोड़ के लिख लो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आज तुम्हारे नॉलेज में एक और एडिशन आ गया है। और ये एडिशन, ये है ना, एडिशन टू नॉलेज तभी मानेंगे जब तुमको टॉपिक अच्छे से आता है। जब तुमको टॉपिक अच्छे से आता है ना, देन इट बिकम्स एडिशन टू योर नॉलेज। नहीं तो तुम्हारे लिए बर्डन हो जाता है। देखो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लिमिटेड, आर्ट एंड क्राफ्ट लिमिटेड एज ऑन 31st March, as on 31st March 2024, as on 31st March 2024, हाँ, as on 31st March 2024 बैलेंस पेज, बैलेंस शीट बना लो। और जरूरत पड़ा तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग, जरूरत पड़ेगा ही, नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। नॉर्मली मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए छोड़ देता हूँ एक बार सब्जेक्ट खत्म हो गया तो। बट इस बार टाइम भी है, प्लस आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस। मैंने तुम्हारे पीछे काफी मेहनत की है, मेरे को नहीं चाहिए कि तुम एग्जाम में बोलो कि डिफिकल्ट गया पेपर। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज नंबर 1। थोड़ा स्पीड में लिखना प्लीज। अब तुम टॉपिक सीख रहे नहीं हो, तुम लोगों को आता ही है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, बिलो दिस शेयर होल्डर्स फंड्स, अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स शेयर कैपिटल, होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट के साथ मर्ज कर देंगे। विथ होल्डिंग कंपनीज बैलेंस शीट वी विल मर्ज इट, है ना। होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट के साथ हम लोग मर्ज करेंगे। देखो, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट ये रही। शेयर कैपिटल 6,50,000, इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल 6,50,000। और एंट्री में कोई शेयर कैपिटल है ही नहीं। रिजर्व्स एंड सरप्लस, अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस होल्डिंग कंपनी के पास जनरल रिजर्व्स है। कोई जर्नल एंट्री में रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है, जनरल रिजर्व्स नहीं है अपने पास। चेक कर लो अपने कोई भी एंट्री में अपने पास जनरल रिजर्व्स नहीं है। ये रहा एंट्रीज फॉर कंसोलिडेशन, सो कॉपी एज इट इज। जनरल रिजर्व सिर्फ होल्डिंग कंपनी का है। जनरल रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स आर्ट लिमिटेड 1,20,000। फिर लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट्स है। आर्ट लिमिटेड का ले लो 1,92,000, 1,92,000। ये 1,92,000 के साथ एंट्री में जाओ, गो टू एंट्रीज। हाँ, ये क्रॉस कर दो 61,600 प्लस 61,600 और ये -13,500 यूआरपी। शेरिन क्राफ्ट लिमिटेड, $61,600 minus unrealized profit 13,500. So 1,92,000 plus 61,600 minus 13,500 minus 13,500। चलो ये आ गया, निकाल लो सब लोग। बताओ बताओ 2,40,100 बराबर है क्या? एवरीबॉडी जस्ट लेट मी नो। चेक करो, चेक करके बताओ। हाँ, 2,40,100। और तुम्हारे एंट्री में एक कैपिटल रिजर्व्स भी है, ये कैपिटल रिजर्व्स भी ले लो। यहां से क्रॉस करो 13,360। कैपिटल रिजर्व्स ऑन कंसोलिडेशन, कैपिटल रिजर्व्स ऑन कंसोलिडेशन 13,360। सो प्लस 13,360 और 1,20,000। ये लो 373,460। 3,73,460 प्लस 6,50,000, 10,23,460। 10,23,460। Number 2, minority interest. नंबर 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में एक तो ये ले लो 1,11,340, 1,11,340 प्लस ये रहा 15,400, 15,400, 1,11,340 plus 15,400, so 126,740। 1,26,740। हाँ, फिर नेक्स्ट है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज है या नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, सीधा करंट लाइबिलिटीज ही है। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज नील। नंबर 4,
करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये दोनों ऐड कर देते हैं। ट्रेड पेबल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट 1,45,000 plus 92,000, $1,45,000 plus 92,000, 2,37,000. And short term borrowings, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सिर्फ आर्ट लिमिटेड के पास है और वो भी बैंक ओवरड्राफ्ट है। यू कैन सी हियर बैंक ओडी, आर्ट लिमिटेड 70,000 plus 70,000, 3,07,000. $3,07,000 plus 126,740 plus 10,23,460, 14,57,200. $14,57,200 टोटल। कंटिन्यू करेंगे एसेट्स। नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, अंडर नॉन करंट एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग दोनों के पास है 1,90,000 plus 135, लैंड एंड बिल्डिंग। आर्ट एंड क्राफ्ट 190 plus 135, कितना 3,25,000 क्या 3,25,000 ना 1,90,000 325। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आर्ट लिमिटेड, क्राफ्ट लिमिटेड, आर्ट लिमिटेड you can take it from here 2,31,000, और क्राफ्ट लिमिटेड के लिए देखो ये एक क्रॉस बाकी है 2,09,000, ये थर्ड क्रॉस 2,09,000।
एक नया एडजस्टमेंट आया बस। 2,09,000 कितना हो गया टोटल? 2,09,000 प्लस 231, 2,31,000 प्लस 2,09,000, 4,40, 4,40, तो ये हो गया 7,65,000। 7,65,000। नंबर टू, करंट एसेट्स। नाउ अंडर करंट एसेट्स क्या क्या है? एक ये कैंसिल कर दो ना। 4,32,000 यहाँ पे डेबिट है, और एंट्री में 4,32,000 ये टू कैश बैंक क्रेडिट है। चलो ये कैंसिल हो गया। पोस्ट एक्विजिशन में भी सब है, कैंसिल हो गया। सिर्फ ये यूआरपी बाकी है स्टॉक का, 13,500, और सब कैंसिल हो गया। अंडर करंट एसेट्स, कैश, एक मिनट यहाँ पे भी है ना, इन्वेंट्रीज 166, 2,05,000। इन्वेंट्रीज 1,66,000, 2,05,000 माइनस यूआरपी, माइनस यूआरपी 13,500। So 1,66,000 plus 2,05,000 minus 13,500, 3,57,500. Next item, trade receivables, art and craft, ट्रेड रिसीवेबल्स ले लो 133,500, और ये 1,70,000 लेना, याद रखना। 133,500 प्लस 1,70,000। हाँ, क्या आ गया? 3,03,500 हो गया क्या? और लास्ट है कैश बैंक, बस वी आर ऑन कंप्लीशन। कैश बैंक 24,500 प्लस 6,700, $31,200। कितना था? 692,200 है क्या? 692,200 राइट है क्या? ओके, 6,92,200 प्लस 7,65,000, 14,57,200। ये लो टोटल टैली हो गया।
14,57,200। चलो बच्चों, हम लोग ने 14 मार्क्स का प्रॉब्लम अपने तरीके से सॉल्व कर लिया। क्या बोलते हो, समझ में आएगा सब लोगों को? हैव यू अंडरस्टूड दिस? यही अमाउंट मेरे लाइबिलिटी साइड में टोटल टैली हो गया। नया पॉइंट इसमें सिर्फ एक ही था, सिर्फ एक ही नया पॉइंट था जिसपे मैंने नोट लिखवा दिया है। फॉर प्रिपेयरिंग CFS, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज must be followed by Arts and Crafts Limited. Since holding company do not follow policy of creating provision for doubtful debts, RDD created by subsidiary company must be reversed. तो RDD रिवर्स करने का मतलब है डेटर्स को बढ़ा दिया और प्रॉफिट बढ़ा दिया, क्योंकि प्रॉफिट और डेटर्स दोनों रिड्यूस होते हैं ना, और ये ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होते हैं, याद रखना RDD। सो डेट ऑफ एक्विजिशन को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये ईयर एंड एडजस्टमेंट है। तो मैंने क्या किया ना, ये एंट्री को सीधा बैलेंस शीट में एडजस्ट कर दिया। बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स को बढ़ा दिया मैंने, और बैलेंस शीट में सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया। सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ा दिया और सब्सिडरी कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स को बढ़ा दिया, बस बैलेंस शीट को बदल के बाकी सब सेम। चलो, आज के लेक्चर के लिए जो जो मैंने चीजें सोच के रखी है, वो एक तो है CFS जो मैंने आज कर दिया, प्लस मेरे पास एक EPS का क्वेश्चन मेरे को करना है, और साथ में मेरे को एक करना है लीज का, और अगर डिफर्ड टैक्स मिला तो वो भी करना है। ये तीन तो करना ही है। चलो, मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं ना 2 या 3 लेक्चर में पहले ना सारे टॉपिक्स एक बार कराऊंगा ना, तो तुमको सारे टॉपिक्स ग्रिप में आ जाएंगे। एक दो पेपर कराऊंगा ना, तो सारे टॉपिक्स तुमको रिकलेक्ट हो जाएंगे बस, क्योंकि अब चैप्टर वाइज करने का टाइम चला गया। अब मैं जो जो चैप्टर बोलूंगा ना कि नेक्स्ट क्लास में तुमको ये करके रखना है, तो वो रेडी करके रखो, फिर उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे आज 3 चैप्टर का हो गया, फिर अगले बार और 3 चैप्टर का हो गया, इस तरीके से करते करते है ना पूरा अकाउंट्स का सिलेबस तुमको आने लग जाएगा एक साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 लीज का ही है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था ना, ये लीज का ही है। तो चलो पहले ना यही कर लेते हैं ना, अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है लीज का, 6A है। Color Limited leased a machine to Red Limited on 1st April 2021 on the following terms. Cost of machine 18 lakhs, लेकिन मशीन की फेयर वैल्यू भी 18 lakhs ही दे रखी है। लीज टर्म है 3 years। अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, अरे अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म दे रखा है। 3 साल के लिए दिया हुआ है ना, 3 साल के लिए 2021 से दिया हुआ है, तो 2021-22 फर्स्ट ईयर, 22-23 सेकेंड ईयर, एंड 23-24 थर्ड ईयर, लास्ट ईयर। तो ये UGR भी लास्ट ईयर का है, और IRR भी देके रखा है 12% पर एनम, 12% पर एनम। फिर उसके बाद the expected useful life of machine is 5 years and the machine will revert to Color Limited on termination of lease. अरे 5 साल में से अगर 3 साल की लाइफ हमने लेसी को दे दी, तो डोंट यू थिंक मेजर लाइफ हो गया? हाँ, बाद में एसेट वापस भले ही आ जाए, लेकिन मेजर लाइफ के केस में, मेजर लाइफ के केस में तुम ही बताओ, इसको ऑपरेटिंग लीज बोलते क्या फाइनेंस लीज? द लीज पेमेंट इज टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन 3 इक्वल पार्ट्स। क्या बोलते हो उसको, ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंस लीज? बताओ मेरे को, क्या कौन सा लीज बोलोगे? अगर 5 साल की लाइफ में 3 साल की लाइफ हमने लेसी को दे रखी है। यस, आई गॉट करेक्ट आंसर। I got one correct answer. I want multiple correct answer. Yes, everybody started telling me it's a finance lease. Wonderful.
वंडरफुल, इट्स अ केस ऑफ फाइनेंस लीज। अच्छा, लीज का जो पेमेंट है ना, लीज पेमेंट, ये अपने को देने का है एट द एंड ऑफ ईच ईयर in three equal parts. The present value of 1 rupee at the end of third year at 12% is 0.7118। ये 3 साल की डिस्काउंटिंग रेट दी है। थर्ड ईयर के एंड में जो 1 रुपया है, आज वो 0.7118 पैसा है, 12% इंटरेस्ट से। एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ 1 रुपी ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एट द रेट 12% इज 2.4018। ये 3 साल के डिस्काउंटिंग रेट का टोटल है, जिसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर बोलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। You are required to analyze whether the lease constitutes a finance lease. Yes, it's a finance lease. Yes, you are required to analyze whether it is a finance lease. 100% yes, क्योंकि मेजर लाइफ वाला क्राइटेरिया है ना। एंड ऑल्सो कैलकुलेट अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। इनको दो चीज चाहिए, एक तो ये फाइनेंस लीज है क्या, यस इट इज अ फाइनेंस लीज, और दूसरा इनको चाहिए अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। वो निकाल लेंगे हम लोग, वो हम लोग निकाल लेंगे। मेरे को बताओ ना, इंटरेस्ट कौन कमाता है, लेसर या लेसी? इंटरेस्ट कौन कमाता है, लेसर या लेसी? अगर ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की बात कर रहे हैं, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम की बात कर रहे हैं, तो इनकम कौन कमाता है, लेसर या लेसी? इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। हाँ, इंटरेस्ट इनकम लेसर कमाता है, मतलब ये प्रॉब्लम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो सबसे पहले तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो लिखो शेड्यूल ऑफ पेमेंट, राइट, शेड्यूल ऑफ पेमेंट। शेड्यूल ऑफ पेमेंट। हायर परचेज तुमने किया हुआ है ना, तो उसके वजह से तुमको ये बहुत अच्छे से आएगा। हाँ, देयर आर 3 years इन्वॉल्व। कौन से ईयर में, कौन से ईयर में लिया था? 1 अप्रैल 21, तो फर्स्ट ईयर का एंड होगा 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24। इसके नीचे 2 लाइन खाली रखो और थर्ड लाइन पे टोटल का लाइन बनाओ। थर्ड लाइन पे टोटल करना है। डेट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट एट द रेट 12% एंड इंस्टॉलमेंट। और तुमको याद है लेसर के लिए, लेसर के लिए 3 इनफ्लो होता है। लेसर के लिए 3 इनफ्लो होता है। एक तो होता है लीज रेंटल्स, एक होता है जीआरबी, एक होता है यूजीआरबी। जीआरबी और यूजीआरबी। और उसके लिए आउटफ्लो होता है फेयर वैल्यू ऑफ मशीन। लेसर के लिए आउटफ्लो होता है फेयर वैल्यू ऑफ मशीन। तो जो फेयर वैल्यू ऑफ मशीन है ऑन द डेट ऑफ लीज पेमेंट, वही कैश प्राइस का टोटल हो गया। वो कैश प्राइस का टोटल हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो 1 2 3 ये तो आ जाएगा लीज रेंटल्स। और फिर उसके बाद में लीज रेंटल्स के बाद में एक लाइन छोड़ के यूजीआरबी। प्रॉब्लम में जीआरबी तो नहीं दिया, यूजीआरबी दे रखा है, यूजीआरबी दे रखा है 2 lakhs। और वो यूजीआरबी एंड ऑफ लीज टर्म दिया हुआ है, मतलब वो एंड ऑफ लीज टर्म का मतलब है वो फ्यूचर वैल्यू ही है। 2 lakhs यूजीआरबी, बराबर ना, 2 lakhs की यूजीआरबी।
अब क्या है ना, मेरे को प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स, अरे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स, ये 18 लैक्स तो लेसर के लिए आउटफ्लो है। 18 लैक्स तो लेसर के लिए फेयर वैल्यू है, लेकिन इसमें तो यूजीआर भी इंक्लूडेड है, यूजीआर भी इंक्लूडेड है ना। तो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू जो है ना, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, उससे मैं एक काम करता हूँ। मेरे को ये चाहिए, क्या बोलते हैं ना, एक तो पार्ट ये चाहिए कि ये ऑपरेटिंग लीज है क्या फाइनेंस लीज है, तो वो तो अपने को समझ गया, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग लीज, दिस इज फाइनेंस लीज मेजर लाइफ की वजह से। और दूसरा मेरे को ये टेबल कंप्लीट करना है। तो टेबल कंप्लीट करने के लिए मेरे पास एक इजी तरीका है। तुमको मैंने है ना, मेरे को डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है 3 साल का, 3 साल का डिस्काउंटिंग रेट दे के रखा है, ये रहा। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी, 3 इयर्स, 3 इयर्स का डिस्काउंटिंग रेट है 0.7118, 0.7118, 0.7118। तो अगर ये 2 लैक्स को मैं डिस्काउंट करूँ ना, 2 लैक्स इंटू 0.7118, तो मेरे को 1,42,360, 42,360 यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू मिल गई। अगर मेरे को यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू मिल गई, तो डिफरेंस विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 18 लैक्स में से माइनस करो 16,57,640, क्या आया 16,57,640। ये लेसिन ने जो लीज रेंटल्स दिया है ना, लीज रेंटल्स दिया है। प्रॉब्लम में एक चीज उन्होंने क्या बोली है, प्रॉब्लम में उन्होंने बोला हुआ है लीज रेंटल्स। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे ना, तो इन्होंने बोला है लीज पेमेंट्स इज टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब लीज पेमेंट्स जो है वो इक्वल पेमेंट्स है, ये लीज रेंटल्स है ना इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैंने एक फॉर्मूला बोला था कि कैश प्राइस, मैंने कैश प्राइस निकालने का एक फॉर्मूला दिया था तुम लोगों को। क्या फॉर्मूला दिया था, हायर परचेज में दिया था मैंने, हायर परचेज में फॉर्मूला दिया था कैश प्राइस इज इक्वल टू फिक्स्ड एनुअल इंस्टॉलमेंट। आज अगर तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो जाके कैश फ्लो नहीं, हायर परचेज, सॉरी, हायर परचेज जाके रिवीजन कर लो एक बार। इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर, ये मैंने फॉर्मूला दिया था तुम लोगों को, ये फॉर्मूला तुम लोगों को दिया हुआ है। और ये देख लो, ये 16 लैक्स मेरे लीज रेंटल्स की कैश प्राइस, यूजीआरवी हटा दो क्योंकि यूजीआरवी तो उसने गारंटी दी नहीं है लेसी ने। तो 16,57,640 is the cash price. This is equal to fixed installment. Fixed installment into present value annuity factor is given here, 2.4018, 4018। अरे हायर परचेज आना चाहिए, हायर परचेज आ गया तो सब हो जाएगा। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट is equal to 16,57,640 divide by 2.4018, simple algebra, divide by 2.4018, ये लो 690,166, 690,166, ये मिल गया 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, हमको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मिल गया।
6,90,166. 690,166. 690,166. 690,166 into 3. 20,70,498. So this is 22,70,498 minus 18 lakhs. माइनस 18 लैक्स, ये लो 470,498, ये आ गया अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंप्लीटिंग दिस टेबल. मेरे को ये टेबल को कंप्लीट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. हाँ, मेरे को ये टेबल को कंप्लीट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. उनको 2 आंसर चाहिए, दोनों आंसर मैं दे दूंगा. दो आंसर चाहिए. सबने कॉपी कर लिया क्या ये? अरे जब भी एग्जाम के लिए जाते हैं ना तो स्टेप प्रोसीजर नहीं चाहिए. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 नहीं चाहिए. एडवांस लेवल तुमको सब्जेक्ट के साथ खेलने को ना चाहिए. यू शुड नो द सब्जेक्ट प्रॉपरली. हायर परचेज मैंने करा हुआ है. हायर परचेज अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये सब सिंपल काम है. कैपिटल बजटिंग किया है तुम लोग ने, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है तुमको. लिखो, सिंस आउट ऑफ 5 years life, 3 years. Since out of 5 years life, 3 years have been given on lease, that is major part of life of asset. Major part of life of asset is enjoyed by lessee. It is a case of finance lease. दूसरा, the unearned finance income is, इसको वर्किंग नोट नंबर 1 बना लो ना. इसको वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दो. द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज 470,498. वर्किंग नोट नंबर 1 ये लो. वर्किंग नोट नंबर 1 अभी भी बोलता हूं, कल का पेपर हो जाए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो प्रैक्टिस करना है, सिंस यू हैव ऑलरेडी डन ES19, हायर परचेस कर लो फटाफट. फटाफट हायर परचेस करके खत्म करो. यू शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल विथ हायर परचेस, कैपिटल बजटिंग, ये सब जो टॉपिक्स है ना जहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता. चलो, दिस आंसर इज डन. कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वैसे? अच्छा, चॉइस दे के रखा है. 4 मार्क का क्वेश्चन है. एक और प्रॉब्लम है साथ में, ईपीएस, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस. ठीक है ना, यही 3 तो रिक्वायरमेंट थी मेरी. आज का मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो ये 3 का ही है. ऑन 1 अप्रैल, पहले वाला हो गया क्या सबका?
सबका हो गया पहले वाला? समझ में आया कि नहीं आया? ओके। On 1st April 2023, ABC Limited has given the following information: 50,000 equity shares of 100 each, लेकिन 80 paid up. 2 lakhs 8% preference shares of 10 each, and 10,000 12% debentures of 100 each. Each debenture is convertible into 3 equity shares of 100 each. On 1st April 23, the remaining 20 was called up and paid up by all the shareholders except one shareholder holding 10,000 equity shares. During the current year, company had a profit after tax of 3,44,000 and tax rate is 30%. You are required to compute basic and diluted EPS. बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस कंप्यूट करना है। चलो ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6A और वो भी क्वेश्चन 6A ही है। लिखो बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या अभी रिसेंटली तुम्हारा यही चैप्टर का प्रैक्टिस चल रहा है ना? तो तुमको चैप्टर भी अच्छे से याद है। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ये रहा। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला है, लेकिन आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड होना चाहिए ना। सो 3,44,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 20 lakhs का 8% इंटू 8% अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। सो 3,44,000 20 lakhs का 8% 160 होता है क्या? माइनस 3,44,000 344, so this comes to 1,84,000। हाँ, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के लिए देखो टोटल 50,000 शेयर्स है। फर्स्ट अप्रैल 50,000 में से फर्स्ट अप्रैल कितना पेड अप है? 80 पेड अप है। ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 23। 50,000 शेयर्स इंटू 80 अपॉन 100 करेंगे कि अगर ये 80 रुपीज 50,000 इंटू 80 अगर ये अमाउंट फुल्ली पेड अप शेयर्स का होता तो कितने शेयर्स होते? तो अपने पास होते 40,000 शेयर्स। 40,000 शेयर्स और फिर उसके बाद बोला हुआ है 1 जुलाई को बैलेंस 20 रुपीज कॉल किया। सबने दिया, खाली एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया। 1 जुलाई को 1 जुलाई 23 को
50,000 में से 40,000 शेयर होल्डर्स ने बैलेंस 20 रुपीज दे दिया। सो 40,000 इंटू 20, अगर ये अमाउंट फुल्ली पेड शेयर्स का होता तो डिवाइड बाय 100, तो 8,000 शेयर्स होते। ये सब सिखाया हुआ है मैंने तुम लोगों को। अ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 1 अप्रैल 23 टू 30 जून 23, 40,000 शेयर्स इंटू 3/12, एंड 1 जुलाई 23 से 31 मार्च 24, 40 के साथ और 8,000 शेयर्स आ गए इंटू 9/12। सो 40,000 इंटू 3/12, this comes to 10,000 shares, and 48,000 into 9 divided by 12, 36,000 shares, so weighted average number of equity shares 46,000, 46,000 weighted average number of equity shares, 1,84,000 divided by 46, divided by 46, ₹4 per share। अरे 10,000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया कृष्णा, 10,000 का क्या इफेक्ट देगा? 10,000 पे पैसा आया ही नहीं है। जिस पे पैसा नहीं है उसका क्या करूं मैं? ₹4 पर शेयर। मेरे को तो फुल्ली पेड शेयर्स का ही तो चाहिए। जिन्होंने पैसा ही नहीं दिया उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने क्लास टेक्स्ट बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस कराए। पार्टली पेड अप शेयर्स के 2 प्रॉब्लम है शुरू में, चेक कर उनमें जाके। हाँ, तो बेसिक ईपीएस तो आ गया 4 पर शेयर। अभी डाइल्यूटेड ईपीएस ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। बेसिक ईपीएस इज डन। अब लिखेंगे नंबर 2 डाइल्यूटेड ईपीएस। Diluted EPS is equal to adjusted earnings available for equity shareholders, adjusted earnings available for equity shareholders upon adjusted weighted average number of equity shares. Now adjusted earnings available for equity shareholders के लिए पहले बेसिक ईपीएस की अर्निंग्स तो ले लो, ये 1,84,000, और डिनोमिनेटर भी ले लो 1,84,000 प्लस 46,000। हाँ, अभी डिवेंचर्स कन्वर्ट होंगे ना। अपने पास है 10,000 12% डिवेंचर्स, तो 10 लाख का 12% और टैक्स का रेट है 30%, तो प्लस 10 लैक्स इंटू 12% इंटरेस्ट बचेगा और 30% गवर्नमेंट ले जाएगा, तो 70% बच जाएगा। एंड रिगार्डिंग डिनोमिनेटर, वन डिवेंचर इज इक्वल टू कितना इक्विटी शेयर्स, ईच डिवेंचर कन्वर्टेड इनटू 3 इक्विटी शेयर्स। टोटल 10,000 डिवेंचर है,
1 डिबेंचर इज इक्वल टू 3 इक्विटी शेयर्स। तो 10,000 डिबेंचर्स का 30,000 इक्विटी शेयर्स। ये लो निकाल लो। 10 लाख इंटू 12% इंटू 70% प्लस 184 डिवाइड बाय 76,000 3.53। 3.53 पर शेयर। 3.53 पर शेयर। 3.53 पर शेयर। बच्चों समझा क्या? मतलब हर पेपर एक्चुअली पास होने का पूरा स्कोप देता है। हम लोग घबरा जाते हैं, हमारी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं होती है ना, इसलिए हम लोग पास नहीं होते। हम लोग इसलिए पास नहीं होते और कुछ नहीं। मैंने 3 क्वेश्चंस तो कर लिए, 3 प्रॉब्लम कर लिया। अरे तुमने जो प्रिपरेशन किया उसके बेसिस पे तीनों क्वेश्चन पॉसिबल था। सिक्स का बी और सी पेंडिंग है। तो आज जो मेरे को करने थे उनमें तो तीनों हो गए। आज के तीनों क्वेश्चन हो गए। अभी अगले क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास में मैं करने वाला हूं, सुन लो। नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको कुछ नया सिखाने वाला हूं। जो ये एग्जाम में आया था कि अगर करंट ईयर में हमारे पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो हम लोग पास्ट प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दे सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती है। अब तो तुमने लॉ कर लिया है तो तुमको मालूम है कि डिविडेंड आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स इज अलाउड। तो वो मैं अकाउंटिंग कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। और बाकी तुम देखो, ये वाले पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना, ये है बोरोइंग कॉस्ट का। और ये स्पेसिफिक बोरोइंग्स, मालूम है ना, स्पेसिफिक बोरोइंग्स में इनकम आती है, तो हम लोग वो इनकम माइनस करते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 मार्क के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था ये, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। आई हैव डन सच क्वेश्चन। ऐसे 2 रेट का मालूम है ना, अदर आउटस्टैंडिंग लोन्स, अदर आउटस्टैंडिंग लोन्स, इसका हमको कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ता है। जो स्पेसिफिक लोन है ना, स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट रेट इज गिवन। मैंने सेम इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है तुम लोगों को। एक नहीं, 2 क्वेश्चन कराया हुआ है। एक में तो एक ही नॉन स्पेसिफिक लोन था, और एक में 2 नॉन स्पेसिफिक लोन था। वो ये वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था जो पिछले एग्जाम में आया था। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का है। मैं नेक्स्ट क्लास में ये भी कराऊंगा। सो नेक्स्ट क्लास में जो मेरा कवरेज होगा ना, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड बी। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 ए एंड बी होगा, और फिर उसके बाद में मैं तुमको सिखा दूंगा साथ में प्रॉफिट्स आउट ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स, अगर करंट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो पास्ट प्रॉफिट से, और एक ब्रांच का क्वेश्चन करूंगा। एक ब्रांच का क्वेश्चन करूंगा जिसमें तुमको प्रिपरेशन क्या करके रखना है मालूम है। मैं जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के 2 लेक्चर अपलोड करता हूं तुम्हारे लिए। और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में 2 लेक्चर्स अपलोड करता हूं इन्वेंट्री में। वो तुम लोगों को अच्छे से कर लेना है। वो अच्छे से कर लोगे ना, तो मैं अगले क्लास में जब ये वाला प्रॉब्लम कराऊंगा तो तुमको आ जाएगा। तुम कल का टेस्ट पेपर दे दो पहले, यू गिव टुमारोज टेस्ट पेपर। फिर उसके बाद में, टेस्ट के बाद में जो तुम्हारे पास टाइम है,
वो टाइम, और मॉर्निंग का टाइम जो डेली बेसिस पे मैंने बोल के रखा है, मॉर्निंग टाइम यू हैव टू यूटिलाइज फॉर लॉ। मॉर्निंग डेली तुमको 31st तक लॉ यूटिलाइज करना है और अच्छे से प्रिपेयर कर लो, नहीं तो थियरी सब्जेक्ट्स में तकलीफ हो जाएगी। सो ड्यूरिंग डे टाइम तुम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के जो मैं क्वेश्चंस दूंगा वो अच्छे से करके रखोगे। और ये पेपर कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं है, कोई बहुत अमालगमेशन का तो सिमिलर क्वेश्चन आया है, जो मैंने क्लास में कराया था वैसा सिमिलर क्वेश्चन अमालगमेशन का। इवन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का भी ये जो क्वेश्चन है ना, जो मेरा पहला एग्जाम्पल है ना, पहला एग्जाम्पल जो मैंने क्लास टेक्स्ट बुक में तुमको मैंने एग्जाम्पल्स लिखवाए हैं, कि वो पहला वाला एग्जाम्पल जैसा ही है, एग्जैक्टली वो पहला ही एग्जाम्पल जैसा ही है। तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ऑल क्वेश्चंस वेर सिंपल बट स्टिल स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड और उन्होंने गड़बड़ कर दिया। आज के ये जो 3 क्वेश्चंस किए तुमको समझ में आएगा सब लोगों को? आज मैं एक्चुअली ज्यादा नहीं कराना चाहता हूँ, अगले क्लास से मैं लेक्चर्स प्रॉपर एक्सटेंड करना चालू करूंगा। टुडे आई हैव जस्ट स्टार्टेड, तो मैंने 3 क्वेश्चंस कर लिए, आई हैव डन 3 क्वेश्चंस, और ये तीनों प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करके रख लेना। इसके बाद 3 सेशन और ले लूंगा और मैं ये पेपर कंप्लीट कर लूंगा। ये पेपर कंप्लीट होते होते तुम्हारे सारे टॉपिक्स, ये पेपर में जितने टॉपिक्स आए ना, वो सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हारे ब्रश अप हो जाएंगे। जितने टॉपिक्स कवर किए उतने सारे टॉपिक्स को तुम टच कर लोगे। और डेली टाइम टेबल चेक किया करो, टाइम टेबल में मैं जो डालता हूँ उसके हिसाब से प्रिपेयर करके इवनिंग में मेरे लेक्चर अटेंड किया करो। जब जब मेरा लेक्चर रहता है टाइम टेबल में देखा करो मैंने तुमको प्रिपरेशन के लिए क्या बोला है, वो प्रॉपरली प्रिपेयर करके अटेंड किया करो। आज जो पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया कंसोलिडेशन का, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, किसी को कोई तकलीफ? कंसोलिडेशन का जो पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया, देखो ये रहा वही तरीका, होल्डिंग कंपनी शेयर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वही डेट लाइन, और वही डेट लाइन में डेट ऑफ एक्विजिशन बीच में आ गया। डेट ऑफ एक्विजिशन बीच में आने से हम लोग ने वो डेट तक का प्रॉफिट निकाल लिया। खाली नया पॉइंट था तो नया पॉइंट सीख लिया हम लोग ने। वी हैव लर्न दिस पॉइंट कि सब्सिडरी कंपनी की एक पॉलिसी है जो होल्डिंग कंपनी फॉलो नहीं करता, तो सब्सिडरी कंपनी को कंसोलिडेशन के लिए वो पॉलिसी फॉलो नहीं करनी होगी। उसने जो आरडीडी माइनस किया था रिवर्स कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ा लिया, प्रॉफिट बढ़ा दिया, बराबर। बाद में सब सेम है, ये प्लांट मशीनरी का एडजस्टमेंट यू हैव डन इट मेनी टाइम्स। फिर एंट्रीज फॉर कंसोलिडेशन, ये पहली एंट्री, पोस्ट एक्विजिशन की दूसरी एंट्री, और तीसरी यूआरपी की एंट्री। मेरे को बताओ किसी को कुछ नया जो चीज सीखने मिली है वो ये, वो तो तुम मेरे से कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे। जो जो मैं क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ ना, वो अच्छे क्वेश्चंस ला रहा हूँ, तो मेरे से तुम कुछ ना कुछ नया नया सीखते ही जाओगे। यू विल कीप लर्निंग समथिंग और द अदर न्यू। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने ये एक नया पॉइंट सीख लिया। और बाकी लीज अकाउंटिंग देख लो। लीज अकाउंटिंग में उनको एक तो चाहिए था कि ऑपरेटिंग लीज है क्या फाइनेंस लीज है, वो तो मेजर लाइफ देख के हमने पहले ही बोल दिया ये फाइनेंस लीज है। और उसके बाद में उनको अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम चाहिए थी, तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम के लिए मैंने ये टेबल बना ली, और टेबल में मेरे को क्या है ना, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट दे रखा था, और साथ में फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के साथ में मेरे को अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम एंड ऑफ द ईयर दिया था। तो मैंने डिस्काउंटिंग करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, और जो डिफरेंस है वो लीज रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू, ये लीज रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू मिल गई। और जैसे ये मिल गई, ये फॉर्मूला हायर परचेज में मैंने सिखाया हुआ है तुम लोगों को, हाउ टू गेट द कैश प्राइस। कैश प्राइस इज इक्वल टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अगर किसी को याद नहीं आता तो अब वैसे भी तुम्हारे कल के पेपर का प्रिपरेशन तो हो ही गया है, रात को हायर परचेज करके कंप्लीट कर लो। हायर परचेज के 6-7 क्वेश्चन है, कर लो, सॉल्व करो, खत्म करो रे, एक बार सॉल्व करके खत्म कर दो, ये फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा, आगे के लिए हमेशा के लिए झमेला खत्म। तो मेरे पास कैश प्राइस अवेलेबल है, कैश प्राइस अवेलेबल है, और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी अवेलेबल है, तो आई गॉट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। ये रहा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मिला तो ये साइड का पूरा टेबल मिल गया, ये मालूम ही था, ये बैलेंसिंग फिगर। अरे जस्ट अकाउंट्स का जगलिंग है, घबराने का नहीं। एक सेट पैटर्न में एग्जाम नहीं आते कभी भी, एग्जाम में दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग तभी लगेगा जब सब चीज आती होगी।
आज मैंने तो ये एक भी सॉल्यूशन नहीं देखा था, मेरे पास तो सॉल्यूशन है भी नहीं, मेरे को मालूम भी नहीं। मैंने 2-3 बार पहले देखा, बट इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन अभी तक तो दिया नहीं है। सॉल्यूशन मैंने तो लास्ट जो देखा था तब तक तो नहीं आया था। सो ये मैंने डायरेक्टली वर्कआउट कर दिया। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर बेटर देन मी एज अ स्टूडेंट, हु आर बेटर देन मी एज अ स्टूडेंट। उनका दिमाग ज्यादा चलता है, जो मैं उस समय जब मैं स्टूडेंट था तो नहीं चलता था। सो अगर मैं कर सकता हूं तो तुम श्योरली कर सकते हो, यू कैन डू इट। सो देख लो, ये अनअर्न फाइनेंस इनकम भी निकाल ली हम लोग ने, क्योंकि सब चीजें मालूम होनी चाहिए। बस सब चीजें मालूम है ना, तो ये सब ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं है। इफ यू नो एवरीथिंग, तो ये चीजों को ढूंढना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आराम से तुम लोग डिफाइन कर सकते हो। और ये तो एकदम सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस, एकदम सिंपल है। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं किया था, कर दिया। और डिनोमिनेटर में हमको फुली पेड अप शेयर्स लेने चाहिए। फुली पेड अप शेयर्स, फुली पेड अप कैसे मिलेगा? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 50,000 शेयर्स इंटू 80 रुपीज। अगर ये अमाउंट 100 रुपए फुली पेड अप का होता तो 40,000 शेयर्स होते। 1 जुलाई को और कॉल किया, 10,000 शेयर्स ने तो पैसा दिया ही नहीं, लेकिन जो 40 ने दिया इंटू 20 करके जो अमाउंट आता है, अगर वो अमाउंट फुल्ली पेड शेयर्स का होता तो कितना? तो डिवाइड बाय 100 किया, नॉमिनल वैल्यू, तो आई गॉट फुल्ली पेड शेयर्स। सो अप्रैल से लेके जून तक मेरे पास ये 40,000 शेयर्स थे, ये वाले 40,000 शेयर्स थे। और उसके बाद में 40 प्लस 8, 48,000 शेयर्स आ गए। बस वेटेड एवरेज शेयर्स मिल गया अपने को। सो इसमें भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आई डोंट थिंक there's nothing difficult here. So done, everybody. नेक्स्ट क्लास में मैंने तुमको बता दिया है। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी करूंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 बी जो है ना, वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का है। तो मैं तुमको 2 क्वेश्चंस अपलोड करके दूंगा, वो दोनों क्वेश्चंस तुमको करने हैं। असाइनमेंट वाले बैच में एक इन्वेंट्री का फोल्डर बनेगा, उसमें जाके सॉल्व कर लेना। उसमें वो फोल्डर में वो लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, टाइम टेबल में आ जाएगा। अभी रात को ही मेरे पीछे मत पड़ जाना, सर व्हेन यू विल अपलोड। तुम्हारे टाइम टेबल में मैं जब डालूंगा तो तुम्हारा अपलोड करने के बाद ही टाइम टेबल में डालूंगा। तो वो ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का एक एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लोगे, तो समझ लो तुमने इन्वेंट्री में वो सीख लिया। फिर मैं यहाँ पे क्लास में सॉल्व करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 बोरिंग कॉस्ट का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का एक प्रॉब्लम है, वो कराऊंगा। फिर डिविडेंड आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स कराऊंगा, और एक प्रॉब्लम ब्रांच का कराऊंगा। ये 4 क्वेश्चन अगले लेक्चर में होंगे। फिर उसके बाद में 2 सेशन और लेके पेपर कंप्लीट। लोग डिफिकल्ट है बोलते थे, लेट्स सी व्हाट्स डिफिकल्ट हियर, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट हियर। चलो दैट्स इट, वी कैन स्टॉप इट हियर। सबको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। और जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा ना, 2-3 घंटे में ये जो कोर्स मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसमें लाइव रिकॉर्डिंग नाम से एक हेडिंग है, वहां पे ही अपलोड हो जाएगा। दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑटोमेटिकली। तो मेरे से मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बैच में नहीं आने वाला है, ये कोर्स में ही लाइव रिकॉर्डिंग नाम से एक हेडिंग आएगा, वहां पे अपलोड हो जाएगा। चलो दैट्स इट, आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, और अगले बार से 9:30 भी बजेगा, उससे आगे भी मैं एक्सटेंड कर लूंगा। चलो बाय बाय, ऑल ऑफ यू कैन लीव फॉर द डे। यस, ऑल ऑफ यू कैन लीव, फटाफट क्विकली लीव।